साथियों वेलकम बैक। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एच रोशन आपके सामने नवजीवन कैंपस के क्लास में, जो आपको YouTube पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप जीव विज्ञान को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं और कठिन से कठिन सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक क्लास कंप्लीट हुआ था कल, उससे आगे की बात। और आज हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन का अंतिम पार्ट, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और कंटेंट्स है, जिसके द्वारा अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। पिछले क्लास में हमने कहा था कल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में कि 3 सिद्धांत दिए गए, एक लैमार्क के द्वारा, एक डार्विन के द्वारा और फिर एक तीसरा सिद्धांत जो म्यूटेशन थ्योरी के रूप में यहां लिखा गया है। तो ध्यान रखना है, म्यूटेशन हिंदी में इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीव के शरीर में अगर अचानक परिवर्तन हो जाए एकाएक, तो ऐसे परिवर्तन को ही एक नाम देते हैं साइंस में, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। इसलिए हमने अपने बुक का नाम भी म्यूटेशन बायोलॉजी रखा है। तो उस बुक को पढ़ करके आपको बायोलॉजी में अचानक ही बहुत ज्यादा परिवर्तन महसूस होगा, और आप जिस बायोलॉजी से आपको डर लगता है वो बिल्कुल आसान लगेगा, मजेदार लगेगा, और ऐसा लगेगा कि नहीं, ये बुक तो सचमुच छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो उसी रूप में आप लोग पढ़िए, अपने अपने ग्रुप में इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। बहुत जल्दी ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है, जिसमें आपको पर डे 50 क्वेश्चंस का एक सेट आपको मिलने वाला है, जो आपको अगले वीक से शायद शुरू हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी बहुत ज्यादा हम लोग को जानकारी नहीं, इसलिए थोड़ा क्लास में बाधा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन फिर भी सभी बाधाओं से लड़ करके, उससे झेल करके, सामना करके हम लोग को आगे बढ़ना है। चूंकि यहाँ पढ़ा था अपने कल ही के क्लास में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विन ने कहा था कि जो संघर्ष करेगा वही जिएगा, वही इस पृथ्वी पर रहेगा। तो ये भी हमारे जीवन का एक संघर्ष ही है। तो चलिए देखते हैं म्यूटेशन थ्योरी को। देने वाला वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, ह्यूगो डी व्रिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार इवोल्यूशन को एक अचानक होने वाले प्रक्रिया के रूप में पहचाना गया। तो ध्यान रखना है, जबकि डार्विन और लैमार्क ने कहा था कि इवोल्यूशन धीरे धीरे और बहुत लंबे समय में होने वाला क्रिया है, लेकिन यहाँ ह्यूगो डी व्रिस आते हैं और इवोल्यूशन को एक नए रूप में परिभाषित करते हैं। और परिभाषित यही कि जीवन में किसी भी जीव के शरीर में अगर अचानक ही बदलाव आ जाए, तो ऐसे बदलाव को म्यूटेशन कहा जाएगा, और यही बदलाव एक नए जीव को जन्म दे देता है। और ऐसे बदलाव सामान्यतः जीव के डीएनए में उत्पन्न होता है। तो ये डीएनए आप पढ़ते हैं, केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, तो ये ध्यान रखना है। और इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार इवोल्यूशन को सडन एंड जर्की प्रोसेस के रूप में देखा गया। इतना ही आपको ध्यान देना है। 3 सिद्धांत में ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर इवोल्यूशन को सडन और जर्की प्रोसेस के रूप में देखा गया। तो ये ध्यान देना है कि क्या डिफरेंस है डार्विन में, लैमार्क में और फिर उत्परिवर्तन के सिद्धांत। अब 3 सिद्धांत पढ़ लिया आपने, तो इस सिद्धांत का जीव विज्ञान में या साइंस में कुछ प्रमाण मौजूद है, और प्रमाण प्रश्न के रूप में आपके सामने सवाल में आ जाता है। और जब प्रमाण को नहीं समझते हैं तो वही क्वेश्चन आपको कठिन लगने लगता है, लेकिन मैं आपको इस रूप में समझा दूंगा कि आपको बिल्कुल ये सवाल आसान लगेगा और आप देखते ही बना देंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, कहां पर लिखा गया है कि जीव विज्ञान में जो इवोल्यूशन हुआ, उस इवोल्यूशन का महत्वपूर्ण प्रमाण जो है उसको यहां पर हमने मेंशन किया। महत्वपूर्ण प्रमाण जैविक विकास से संबंधित, जिसमें पहला प्रमाण है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। तो यहां ऑर्गन लिखा गया है। ऑर्गन को हिंदी में अंग कहते हैं, और अंग जानते हैं आप लोग, सबको पता होगा। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं, हृदय, फेफड़ा, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, सब अंग हैं। तो इसी अंगों के बारे में यहां एक प्रमाण दिया गया है कि पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग वर्ग में, और उन जानवरों में जो अंग होते हैं उनमें बहुत सारे सिमिलरिटी होती है, समानताएं होती है और असमानताएं होती है। और उसी समानता के आधार पर और असमानता के आधार पर अंगों को या ऑर्गन को 2 भाग में बांटा गया, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। दोनों को कंबाइंड रूप में आपको ध्यान देना है। पहला तो कि होमोलोगस ऑर्गन को हिंदी में समजात अंग कहते हैं। सम मतलब समान, जात मतलब तो आप जानते ही हैं, जात से सभी लोग बहुत तरह से वाकिफ हैं, जात क्या होता है, तो उसी को यहां लिखा गया। तो यहां ऑर्गन का जात है, और ऑर्गन का जात यहां पर जो है वो समान है।
समान किस आधार पर? तो उत्पत्ति के आधार पर। तो आपको पता होगा कि एक व्यक्ति जिस फैमिली में जन्म लेता है वही उसका जात हो जाता है। उसी तरह से ऑर्गन का उत्पत्ति अगर एक तरीके से हो, डिफरेंट डिफरेंट जानवरों में अगर अंग एक ही तरीके से बना हो तो ऐसे अंगों को समजात अंग माना जाता है। तो यहां पर उत्पत्ति समान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां कार्य जब देखेंगे तो कार्य समान या असमान दोनों हो सकता है, यही पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। आगे चलें तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल है जो हमने मेंशन किया, जैसे फ्लीपर वेल में पाया जाता है, जिससे फ्लीपर करके वेल तैरती है पानी में। चमगादड़ अपने पंख से उड़ता है, घोड़े अपने टांग से दौड़ता है, बिल्ली का पंजा उसको मदद करता है कार्य करने, और मनुष्य का हाथ, ये सब का बनावट जो है एक जैसा है, और बनावट एक होने की वजह से इसको होमोलोगस ऑर्गन की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कार्य सबका अलग अलग है। ये तैरने में मदद कर रहा है, चमगादड़ को उड़ने में मदद कर रहा है, घोड़े को दौड़ने में मदद कर रहा है, बिल्ली का पंजा किसी चूहे को पकड़ने में मदद कर रहा है, और मनुष्य का हाथ पेन से लिखने में मदद कर रहा है। काम अलग अलग है लेकिन सबका बनावट एक है, इसलिए होमोलोगस ऑर्गन है। आगे चलें तो दूसरा जो ऑर्गन है एनालोगस, यहां पर जो है, यहां ध्यान दीजिए कि उत्पत्ति असमान है, मतलब बनावट अलग तरह का है। जब ऑर्गन को देखेंगे आपको पहले ही पता लग जाएगा कि ये तो बिल्कुल अलग तरह का अंग है, ये अलग तरह का अंग है। और यहां जो समानता है वो फंक्शन की समानता है। कार्य निश्चित तौर पर समान होना चाहिए। अगर कार्य समान हो गया तो इसको हम समरूप अंग की श्रेणी में रखें। जैसे यहां 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तितली का पंख सब लोग देखे हैं और चमगादड़ का पंख भी देखे हैं, बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों का काम क्या है? उड़ना। दोनों जीवों को उड़ने में मदद करता है। यहां तितली का पंख है, पक्षी का पंख है, दोनों डिफरेंट होता है। तितली के पंख काइटिनस होते हैं और पक्षी के पंख में मसल्स होते हैं, ब्लड होते हैं, हड्डी होता है, बोन्स होते हैं, सब कुछ मिल करके बनता है। लेकिन यहां भी फंक्शन समान है, उड़ना। जबकि यहां पर 2 है, बिच्छू और मधुमक्खी। बिच्छू और मधुमक्खी दोनों का एक नेचर है प्राकृतिक रूप से कि जब भी उसको शत्रु नजदीक जाता है उसको डंक मारता है। तो डंक मारना दोनों का समान काम है, लेकिन बिच्छू का डंक और मधुमक्खी का डंक बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप लोग गांव में रहते होंगे तो देखे होंगे ऐसे मधुमक्खियों जैसे ही बिढ़नी होता है, छोटा छोटा। गर्मी के दिनों में ताड़ी जहां बिकता है वहां खूब बिढ़नियां होती है। तो बिढ़नी का डंक, मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक, ये सब जो डंक है सब का काम समान है, और इसलिए समान होने की वजह से इनको समरूप हम मानते हैं। आगे चले तो नेक्स्ट एक प्रमाण है बहुत इंपॉर्टेंट, जो इवोल्यूशन को सबसे ज्यादा प्रमाणित करने का काम करता है, और वो प्रमाण है कनेक्टिंग लिंक, हिंदी में बीच की कड़ी। कड़ी तो समझते ही होंगे, गांव में होता था पहले दरवाजे को लगाने के लिए चेन वाली कड़ी, लोहे का बना होता था, ऐसे सिकड़ी चढ़ा देते थे, दरवाजा बंद हो जाता था। तो कड़ी जब देखे होंगे तो कड़ी नॉर्मली इस प्रकार से बना होता है, एक कड़ी दूसरे में, दूसरा कड़ी तीसरे में, ऐसे फंसा रहता है। तो ये वाला कड़ी बीच में है। ये बीच वाला कड़ी क्या है? 1 और 2 दोनों को पकड़े हुए, और ऐसे बीच वाले कड़ी को ही बीच की कड़ी मानते हैं। तो यहां तो कड़ी लोहे की है, जंजीर, यहां एक जीव है और यहां एक जीव है, और एक जीव यहां है जो बीच में है। मतलब ये जीव इन दोनों जीवों को क्या कर रहा है? जोड़ के कनेक्ट कर रहा है, और इस रूप में प्रमाणित होता है कि ये जीव ये बनना चाह रहा है लेकिन बन नहीं पाया, और एवोल्यूशन के क्रम में बीच में ही रह गया। तो ऐसे जीवों को हम बीच की कड़ी मान लेते हैं। जो बहुत पूर्ण एग्जाम्पल आपको दिया गया, इतना आप ध्यान रखेंगे आपका मैक्सिमम सवाल बन जाएगा, कोई सवाल छूटेगा नहीं। तो पहला एक बीच की कड़ी है वायरस, विषाणु, बहुत चर्चा में अभी कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना है, बहुत हल्ला हुआ है। तो वायरस का एक नेचर है कि वायरस अपने जीवन में कुछ समय जीव की तरह जीता है और कुछ समय निर्जीव की तरह। मतलब कभी कभी लगता है इसमें जीवन नहीं है और कभी कभी लगता है कि इसमें जीवन है। आगे चलें तो दूसरा एक जीव है युगलीना, जो कुछ समय प्लांट की तरह जीता है, कुछ समय एनिमल की तरह जीता है। प्लांट किसको मानते हैं वर्तमान में? तो पता होना चाहिए कि जो प्रकाश संश्लेषण करे उसको नॉर्मली प्लांट माना जाता है, और एनिमल जो दूसरे से भोजन ले ले उसको जानवर मानते हैं। और ये दोनों काम करता है, ये दूसरे से भी भोजन मिल लेता है और जरूरत पड़ने पर प्रकाश संश्लेषण भी करता है, और इसलिए इसको दोनों के बीच की कड़ी मानते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है लंग फिश, एक ऐसा मछली जिसके पास फेफड़ा होता है। नॉर्मली मछलियों के पास गिल्स होता है, गल्फर, और उससे सांस लेती है, इसलिए वो पानी में जिंदा रहती है, पानी से बाहर वो जिंदा नहीं रह पाती है। लेकिन एक ऐसी मछली है जो पानी में भी रह सकती है और लैंड पर भी रह सकती है, क्योंकि इसके पास लंग्स है, और इसलिए इसको
मछली और मेढक वाली फैमिली एम्फीबियंस का बीच का कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है एकिडना और प्लेटिपस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको अंडा देने वाला स्तनधारी मानते हैं, इसलिए कि ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कड़ी है। मतलब कुछ कैरेक्टर सांप की फैमिली जैसा और कुछ कैरेक्टर स्तनधारियों के जैसा, तो ध्यान रखना है इन दोनों को। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स, 100 बार से ज्यादा यह सवाल पूछा गया होगा एग्जाम में, सभी एग्जाम में, कि आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच का कड़ी है। तो यहां कड़ी है सरीसृप और पक्षी का, तो ये ध्यान देना है। अब आगे चलें तो एक प्रमाण है तीसरा, वेस्टिजियल ऑर्गन, हिंदी में अवशेषी अंग। अवशेष मतलब समझते हैं बचा हुआ पार्ट, जैसे बिहार में नालंदा खंडहर एक अवशेष है, वर्ल्ड में पहली यूनिवर्सिटी के रूप में उसको देखा जाता है, भारत की भी पहली यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रखना है, और सबसे ओल्डेस्ट है, अब उसका अवशेष बचा हुआ। लेकिन कभी वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में अपने विद्वता का, अपने ज्ञान का पूरा प्रकाश फैला रही थी, पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ने आते थे। तो एक समय वो कॉलेज बहुत चहलकदमी होता होगा, मेला जैसा वहां लगा रहता होगा, लेकिन आज वहां सुनसान है, वीरान पड़ा हुआ है। वही स्थिति ऑर्गन में होता है कि अंग वैसे शरीर पर जीवों के जिनके अंगों में पहले कार्य करने की क्षमता रहा हो, लेकिन वर्तमान में वो अंग या तो कार्य नहीं करते हो, या अवशेष के रूप में मौजूद हो, या गायब हो गए हो, ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग मानते हैं। कहा जाता है कि मानव में 180 अवशेषी अंग थे, जिसमें 90 पूरी तरह से गायब हो गए, लेकिन बाकी जो 90 है वो अभी भी बचा हुआ है। उसका स्लाइड यहां पर नहीं है, इसलिए हम आपको कॉन्सेप्चुअली ही समझा देते हैं, कुछ ऑर्गन का नाम बता करके। तो ध्यान रखना है कि स्लाइड बनाने में टेक्निकल हम कह रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, कैमरा सेटिंग के लिए, नेटवर्क सेटिंग के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, कंटेंट्स तैयार करने के लिए, और वो लोग प्रॉपरली काम नहीं करने की वजह से हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, और टेक्निकली हम आपको वो चीज नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं जो करना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा और सभी समस्याएं दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने कहा बहुत पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, संघर्ष जारी है और संघर्ष करेंगे, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और यही काम आपको अपनी पढ़ाई में भी करनी है। बिल्कुल संघर्ष करते रहिए, टूटिए नहीं, हिम्मत हारना नहीं है। कहा जाता है कि जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते हैं, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और इसी को ध्यान रखना आपको अपने पढ़ाई के दौरान। तो चलिए हम पढ़ रहे थे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। जैसे हम एक ऑर्गन के बारे में बता रहे हैं, और वो ऑर्गन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत से लोगों को डॉक्टर कहता है कि अपेंडिक्स हो गया है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक ऑर्गन है बड़ी आंत का, और ये ऑर्गन अवशेषी अंग है मानव में, लेकिन अभी भी जो जानवर घास खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, उनमें ये डेवलप होता है, इसलिए ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है मानव में। इसी में एक है थर्ड आईलिड, आंख का तीसरा पलक, जो अब सिमट करके हमारे आंखों के पास जमा हो गया है। पहले वो 3 परत था, 2 तो अभी है ही, तीसरा भी था जो ट्रांसपेरेंट था और आंखों को ढक करके रखता था, इसलिए थर्ड आईलिड भी वर्तमान में वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको विजडम टीथ कहते हैं, अकल का दांत, और ये अकल का दांत वह दांत है जो मनुष्य में नॉर्मली 18 बरस और 24 बरस के बीच निकलता है, सबसे लास्ट में निकलता है, कई लोगों में तो निकलता भी नहीं है, इसलिए उनमें 28 दांत ही होते हैं। जिनमें 32 दांत होगा उनमें विजडम टीथ निकलेगा, और विजडम टीथ का अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मानव में, निकले तो भी ठीक है, नहीं निकले तो भी ठीक है, इसलिए क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन। एक इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें, मैमेरी ग्लैंड ऑफ मेल, मतलब मानव में दूध की ग्रंथि जो है मां में, फीमेल के पास तो बच्चे को पिलाने के लिए अभी भी डेवलप है, उसमें दूध बनता है, बच्चे दूध का पीते हैं, फीडिंग करते हैं, लेकिन जो मेल में मेमोरी ग्लैंड है, मनुष्य के, मानव के, नर में भी, पुरुष में भी मैमेली दूध की ग्रंथि है, लेकिन वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो काम नहीं करता। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंटली जिसको हम ईयर पिन्ना कहते हैं, आंखों का बाहरी पल्लव, जो ये हमारा कान का है, ये हिलता डुलता नहीं है, लेकिन गाय का देखें हिलाती है, बकरी का देखें हिलाती है, कुत्ता हिलाता है, खरगोश हिलाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ईयर पिन्ना हमारे आंखों का जो कान का जो बाहरी भाग है वो अब इमूवेबल है और किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको भी वेस्टिजियल ऑर्गन मानते हैं। तो ऐसे ऑर्गन पर ध्यान देना है जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहां ध्यान दें कि जब इवोल्यूशन का प्रमाण पढ़ लिया आपने,
तो उस प्रमाण के आधार पर एक इंपॉर्टेंटली हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो ह्यूमन से संबंधित, मानव से। तो ह्यूमन के बारे में आप जानते होंगे, ह्यूमन को, मानव को वर्तमान में बायोलॉजी में होमो सेपियंस कहा जाता है। तो होमो सेपियंस ज्ञानी मानव है, वर्तमान का मानव। लेकिन ये मानव इवोल्यूशन जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये उद्विकास के द्वारा बंदर से रूपांतरित होकर के मानव बना। तो पहले बंदर था, बाद में मानव बन गया। तो रमापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस एंड निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नन मैन, तब होमो सेपियंस। तो इस रूप में कई बंदर का निर्माण होने के बाद मानव का विकास हुआ, और इस रूप में जो फाइनली आज पृथ्वी पर जी रहा है वो होमो सेपियंस है। तो इसी के बारे में मैंने कुछ लिखा है कि होमो सेपियंस जो ऑरिजिन हुआ मानव से, बंदर से मानव जो बना पहली बार, वो मध्य एशिया में बना। मतलब यहां बन करके तैयार हो गया, काफी समय लंबा लगा, और ये बनने का कालक्रम माना जाता है 10,000 वर्ष पहले कैस्पियन सागर के किनारे। ये मध्य एशिया का पार्ट है, कजाकिस्तान के पास एक इंपॉर्टेंट सागर है जो आप पढ़ते होंगे, खारे पानी का सबसे बड़ा झील भी माना जाता है इसको। और इसी सागर के किनारे ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का जन्म होता है, और वो जन्म होता है मानव का विकास ज्ञानी मानव का किससे? क्रो मैग्नन मैन से। ये फाइनल बंदर था जो बाद में मानव बन गया। तो एग्जाम में पूछ देगा कि ज्ञानी मानव किससे परिवर्तित होकर बना है? तो क्रो मैग्नन मैन से। मतलब सबसे नजदीकी बंदर कौन है? तो यही है। जबकि जो बंदर का हमने नाम लिया अभी, कई बंदर का, वो विकास जो हुआ था, डेवलपमेंट हुआ अफ्रीका देश में माना जाता है। बहुत सारी खोपड़ियां मिली खुदाई में, लाखों बरस पुरानी पुरानी खोपड़ियां जब मिली और खोपड़ियों को जो स्टडी किया गया, तो वो खोपड़ी में जो बदलाव हुआ उससे पता चलता है कि अफ्रीका महादेश में बंदर धीरे धीरे चेंज करके मानव के रूप में आया। तो डेवलपमेंटल प्लेस अफ्रीका, लेकिन ऑरिजिन प्लेस मध्य एशिया। कहते हैं कि ज्ञानी मानव ज्ञानी था, और ज्ञानी होने का कारण क्या है कि इसके पास दिमाग आ गया, विवेक आ गया, और इसलिए सोचने लगा, अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचा, भोजन कहां मिलेगा, रहने के लिए जगह कौन अच्छा है, कहां पर आवास करना उचित है, कहां पर सेफ है, इसको ध्यान में रख करके ज्ञानी मानव अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और 3 दिशा में मूव किया, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ नहीं गया। तो कभी कभी पूछ देगा कॉन्सेप्चुअली बीपीएससी जैसे एग्जाम में कि ज्ञानी मानव कैस्पियन सागर के किनारे जब डेवलप हुआ तो उत्तर की तरफ नहीं गया, उसका कारण क्या था? तो उत्तर की तरफ नहीं जाने का कारण कि उत्तर की तरफ काफी ठंड थी। उत्तरी ध्रुव है उत्तर में, उसके ऊपर चढ़े तो साइबेरिया का प्रदेश है, ऐसे भी आज भी मानव वहां नहीं रहता है। तो उस समय जब दिमाग आया तो उधर नहीं गया, लेकिन 3 दिशा में गया। पूरब में जब गया तो पूरब में मानव के शरीर में बदलाव हुआ, और पूरब के क्लाइमेट के हिसाब से एक नया नस्ल बना जिसका नाम रखा मंगोलाइड नस्ल। चपटे चेहरे, आंख छोटी छोटी, नाक चपटी, इनको मंगोलाइड कहते हैं, जो चीन और जापान जैसे देशों में मुख्य रूप से निवास कर रहे हैं। पश्चिम में चले तो श्वेत नस्ल है, जो बिल्कुल सफेद स्किन होता है, वहां कोई काला नहीं होता है, सभी लोग गोरे होते हैं। कारण क्या है कि क्लाइमेट बहुत ठंडा है और सूरज की रोशनी बहुत कम निकलती है, बर्फीला एरिया है, और इस जगहों पर स्किन में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता, इसलिए श्वेत नस्ल का विकास हुआ, जिसमें यूरोप, उत्तर अमेरिका, उत्तर पश्चिम एशिया मुख्य रूप से इस तरह के नस्ल के लिए मेन लोकेशन, मेन प्लेस है। आगे चलें तो साउथ में, दक्षिण की तरफ चलें तो दक्षिण में जब आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ विषुवत रेखा के नजदीक चले आएंगे, और विषुवत रेखा के नजदीक आएंगे, सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी, ज्यादा गर्मी मिलेगा तो स्किन धीरे धीरे काला हो जाएगा, और इसी रूप में काले मानव का नस्ल डेवलप हुआ जिसको निग्रोइड कहते हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीका जैसा कंट्री शामिल है। तो यही आपका इवोल्यूशन से संबंधित बात। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि कंटेंट्स कैसे होता है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं और किस रूप में इसको ध्यान देते हैं। तो आपको जो बताया जा रहा है उसको ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको जानना होता है विषय वस्तु से संबंधित। अब इसी में हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आपको ध्यान देना है, और वो टॉपिक होगा आपका अगला चैप्टर जो ध्यान देंगे। अगला चैप्टर जो आएगा वो आपका साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी हम शुरू करेंगे एक नए क्लास में, एक फ्रेश क्लास जो होगा, बिल्कुल नए तरीके से साइटोलॉजी विषय पढ़ा जाएगा। और आने वाले समय में आपको और भी क्लासेस दिया जा रहा है जिसका प्लानिंग
और योजनाएं बन रही है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो सब लोग बोलिए अपनी अपनी माँ के लिए एक बार जय हो मैया की, और इस टीम को बड़ा करने का प्रयास कीजिए। यहाँ के क्वेश्चंस को बनाइए, यहाँ के बुक्स को पढ़िए, यहाँ के मटेरियल को पढ़िए और क्लास को कंटिन्यूटी के साथ देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक जहां रहें मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।